Very good evening, everyone. My name is Srishti Tamrakar. I've done MBA specialized in finance and marketing, MCOM specialized in marketing, and qualified NET in management and commerce both. In today's session, I'm going to discuss about financial management, what financial management is, what are the financial management objectives, scopes, and various decisions which a financial manager take in their day-to-day business. ठीक है, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कहाँ कहाँ स्कोप है, क्या क्या यूजेस हैं उसके, ठीक है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और किस तरीके से एक फाइनेंशियल मैनेजर पूरे अपने लाइफ में किस किस टाइप के डिसीजन लेता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मनी, कि हमें कोई चीज लेनी है, कोई प्रोडक्ट लेना है या हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो हम पैसे अरेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है, जैसे कि आपको एक बाइक लेनी है तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं, जैसे आपके पास पूरे पैसे नहीं है, सपोज आपकी बाइक 1 लाख रुपीज की है और आपके पास पूरे पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसको फाइनेंस कराते हैं किसी बैंक के थ्रू। ठीक है, या किसी भी रिलेटिव से पैसे लेके आप ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से पैसे लेकर कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फिनेंस। फिनेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ मनी, किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या किसी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जब हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अरेंज करते हैं अपने कंपनी के, तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है, दूसरा पार्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस इन विच वी do planning, organizing, staffing and directing in order to attain some specific objective। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जनरल मैनेजमेंट का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, हम फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, फिर उसको डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये सारे फंक्शंस जब हम अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में लगाते हैं तो हम इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। Financial management as a specialized function of general management focuses on procurement of finance and utilizing it effectively to achieve the common goal of the business। Financial management में क्या करते हैं हम, सबसे पहले कि हम क्या क्या फाइनेंशियल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको सर्च करते हैं। उनको सर्च करने के बाद हम अपने नीड के हिसाब से, अपने कंपनी के नीड के हिसाब से हम उसे अरेंज करके उसे लेके आते हैं और उसको प्रॉपर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब यूज करते हैं तो ये पूरा कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस डिटरमाइन हाउ मच मनी इट नीड्स। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि हमारे कंपनी में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा प्लान्स हाउ टू गेट द डेट मनी। फिर हम प्लान बनाते हैं कि कैसे, सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज एक आप पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने देखा कि आपको पेन मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको उसके लिए एक मशीन स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, आपको एक फैक्ट्री आउटलेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपने देखी और उसमें कैलकुलेट किया कि इस टोटल बिजनेस को स्टार्ट करने में हमको कितना पैसा लगेगा, तो वो कहलाएगा हाउ मच मनी इट नीड्स। ठीक है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने में के जरूरत है, तो वो कैलकुलेट किया, सपोज आपने कैलकुलेट किया 2 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है प्लान हाउ टू गेट दैट मनी। ठीक है, 2 लाख रुपए आपने देखा कि आपको 2 लाख रुपए लगेगा आपको यदि एक पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर आप प्लान करेंगे कि ये 2 लाख रुपए आप कहाँ से अरेंज करेंगे। आपके पास खुद के पास 2 लाख रुपए है या कहीं बैंक से लोन लेंगे, ठीक है, या फ्रेंड से लेंगे, रिलेटिव से लेंगे। और बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होते हैं कंपनीज के पास, लाइक शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है आपका 2 लाख रुपए, उसको आप अरेंज कर सकते हैं एंड देन यूज इट इफेक्टिवली। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया कि हमको कितने पैसे रिक्वायर्ड है किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में। दूसरा हमने क्या किया कि उस पैसे को कहाँ से हम लेकर आएंगे वो डिसाइड किया, उसके लिए हमने प्लान बनाया। और तीसरा प्लान हम करेंगे कि हम कैसे उस पैसे को अच्छी तरीके से यूज करें कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम निकाल सके। मतलब 2 लाख रुपए को हम किस तरीके से बिजनेस के किस किस पार्ट में कितना कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें, ये हम चीजें इसमें डिसाइड करते हैं।
कि हमारा जो ओवरऑल ऑपरेशन है, जो हमने जिस ऑब्जेक्टिव से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको सही तरीके से इफेक्टिवली हम उस कार्य को कर सकें। दिस प्रोसेस एंटेल्स फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने बोली, जो डिस्कस किया मैंने जनरल टर्म्स में, उसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में, जब हम प्रोफेशनल टर्म यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। क्लियर है? मैनेजमेंट सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, यदि आप सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आज आप सोच लीजिए कि आप किसी भी एक अच्छी कंपनी के लिए, जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती है, उस कंपनी के आपको फाइनेंस मैनेजर आपको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सब लोग अपने आप को फाइनेंस मैनेजर समझ के ही पढ़िए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और जिसको जो कंपनी पसंद है, जिस कंपनी का वो मैनेजर बनना चाहता है, टाटा, बिरला, ठीक है, और भी जो भी अच्छी कंपनीज है, टीसीएस और भिलाई, गवर्नमेंट कंपनी का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भेल सेल। ठीक है, किसी भी कंपनी का आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर बनना है, और उस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर सोच लीजिए कि आप बन चुके हैं और आप फाइनेंस उसका डिसाइड कर रहे हैं, तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ना, objectives of financial management, here our first objective is profit maximization। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, या एक आप लोकल शॉप ओपन करें, या आप कोई एक स्ट्रीट वेंडर के लिए आप एक आउटलेट बनाएं, ठीक है, आपका प्राइमरी मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट को जनरेट करना। ठीक है, हर एक बिजनेस जो स्टार्ट होता है, वो किस लिए होता है? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। सो हम सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे किसी भी कंपनी में जब अपॉइंट किया गया है, तो वो अपना काम को इस तरीके से करे कि उस कंपनी का वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसको जनरेट करके दे पाए। या आप कोई एक स्ट्रीट वेंडर के लिए आप एक आउटलेट बनाएं, ठीक है, आपका प्राइमरी मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट को जनरेट करना। ठीक है, हर एक बिजनेस जो स्टार्ट होता है, वो किस लिए होता है? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। सो हम सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे किसी भी कंपनी में जब अपॉइंट किया गया है, तो वो अपना काम को इस तरीके से करे कि उस कंपनी का वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसको जनरेट करके दे पाए। ठीक है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स में, लाइक कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, ठीक है, कंपनी कैसा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, कंपनी की कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग है, कितना उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, और ये एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मैंने बताया आपको, वो हम पूरे आगे जो हमारा सिलेबस है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दो तरीके से होती है। एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो कि हम एट अ टाइम हम किसी कंपनी में किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट जनरेट कर पाए, जैसे कि आपने देखा होगा सेल सेल ऑर्गेनाइज किया गया, तो फिर उस पर्टिकुलर जब सेल ऑर्गेनाइज किया, ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग परचेज किए, तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में सेल इंक्रीज हो जाती है, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। बट हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम ज्यादातर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। और हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? हमारे प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजन पे। हमारा फाइनेंशियल डिसीजन जितना अच्छा होगा, जितना परफेक्ट होगा, उतनी हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, जिसको हम सस्टेन कर सकेंगे लॉन्ग टर्म में। नाउ नेक्स्ट वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है, जो हमारे कंपनी के होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स है, जो हमारे कंपनी के रियल ओनर्स है, उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना। उनकी वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? रियल ओनर्स कौन होते हैं बड़े बड़े कंपनियों के? शेयर होल्डर्स। जब शेयर होल्डर्स के वैल्यू इंक्रीज होगी, शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब, जो शेयर प्राइस है उस कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होगा, तब हम उसे बोलते हैं कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ओवरऑल जब हमारा शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, तो हम उसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और जब हमारा ओवरऑल शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, कंपनी के पास अच्छे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं, तभी उस कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी एक
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रही है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव गैदरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने बताया स्टार्टिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टार्टिंग क्या करते हैं हम, किससे? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड का मतलब होता है कि हम कहाँ से अपने कंपनी को फाइनेंस करने के लिए पैसे लेकर आएंगे। ठीक है। अब देखिए, हर एक कंपनी जो रहती है, वेदर इट इज अ लोकल कंपनी और बिग कंपनी, ठीक है, या आप एक लोकल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी, तो हर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास, हम मेरी लिमिटेशन, सपोज मेरे पास 1 लाख रुपीज है। नेक्स्ट किसी और के पास जो मिडिल लेवल पे है, उसके पास कैपेबिलिटी 30 लाख की है। जो और टॉप है उनके पास करोड़ रुपए की, पर स्टिल दे वांट फाइनेंस, क्योंकि उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी ज्यादा हैं। तो इसलिए हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड रहते हैं और हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। इसीलिए हर एक कंपनी, हर एक फर्म क्या करती है, फंड को रेस करती है, पैसे को अरेंज करती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। अब इफेक्टिव गैदरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे हम आते हैं। हमें देखिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। जैसे कि आप मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है। लोन ले सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, या किसी ऐसे नॉन नॉन रिकॉग्नाइज्ड और जो हमारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनसे भी फाइनेंस लिया जाता है। तो सबका क्या रहता है, एक अलग अलग चार्जेस होता है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फाइनेंस नहीं देता। ठीक है। सपोज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे कोई भी पैसे ला के ऐसे नहीं देगा। यदि मैं किसी के पास जाऊंगी तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, उन्हें यदि नहीं समझ में आ रहा होगा कि डेब्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो आप एक बेसिक उससे लीजिए कि सपोज आपको लोन लेना है, तो लोन लेने आप बैंक में गए, तो बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं देगा, तो उसके लिए क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वैसे ही जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो उनको क्या देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है। वैसे ही डिबेंचर्स को भी डिविडेंड देना पड़ता है। तो डिबेंचर्स के लिए क्या है, वो सारी चीजें जो हमें इन रिटर्न देना पड़ता है किसी से जब हम पैसे लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा कॉस्ट ऑफ दैट फाइनेंस। तो हम क्या करते हैं, चीजों को सबको क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। जैसे सपोज मेरी एक कंपनी, मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने 10 सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगी, उनको इवेलुएट करूंगी, देखूंगी कि किस सोर्स में मुझे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कौन कितना चार्ज कर रहा है। तो ये क्या होता है, इफेक्टिंग गैदरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हम इसमें उसको चीज, उससे एसोसिएटेड कॉस्ट को देखते हुए उस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। ठीक है। गैदर करते हैं कि क्या क्या फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि ये तो मैंने जो बताया, जो ये नॉर्मली अवेलेबल होता है। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स ला रही है एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, कि आप आए और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, आपको फंड रेज करने, आपको फंड दे रही है। और बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि हमारे नाउ डेज, हम ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होती है जिसके थ्रू हमें क्या होता है, फाइनेंस हम अवेलेबल कर सकते हैं। यदि हमारे पास एक अच्छा आइडिया है, कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है, तो हम कर सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। हमने देख लिया कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। अब हम देखेंगे हम कैसे उसको प्रॉपरली यूज करें। देखिए, कंपनी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है। कि हमारे पास, जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले कि यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ पैसे आप मशीन को खरीदने में लगाएंगे, कुछ पैसे आप रॉ मटेरियल खरीदने को लगाएंगे, कुछ पैसे आप जो आपके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी के लिए रखेंगे, कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, कुछ टूल्स के लिए जो पैसे रखेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा हमको फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है, कितना पैसा हमको नॉर्मल डे टू डे के लिए रखना है, कितना पैसा हमको अपने क्या बोलते हैं, सैलरीज देने के में यूज करना है। तो ये सारी चीजें कहलाती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है। यदि हम अच्छे से प्रॉपरली हम इस चीज को हम प्लान कर लेंगे,
तो हमारा क्या होगा, हमारा वेस्टफुल एक्टिविटीज को, हम वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर पाएंगे। इट इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं कि जो हमारा अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट रहता है, हम कुछ अचानक अपॉर्चुनिटी आई, हमको लगा कि ये सही है, हमारे लिए काम कर सकता है, पर आप उसको इवेलुएट नहीं किए। यदि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए आप उसको, उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को आप इवेलुएट करेंगे, तो यदि आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कि हम यदि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारा, हम अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, इन्वेंट्री जो ब्लॉकेज होता है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। इन्वेंट्री मतलब जो आप कंपनी में स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ शॉर्ट क्रेडिट पीरियड। और जो हमारा क्रेडिट टर्म जो चलता है, क्रेडिट पीरियड मतलब कि हम जो उधार में पैसे अपने रॉ मटेरियल को उधार में लेते हैं। ठीक है, हर एक कंपनी का एक क्रेडिट लिमिटेशन होता है, तो उसको भी मैनेज करने में हमें हेल्प होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है कि कितना हमको क्रेडिट मेंटेन करना चाहिए, कितना क्रेडिट सर्कल रखना चाहिए, क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड हमको देना चाहिए अपने डेटर्स को, कि उतने टाइम पीरियड में वो चीजें रिकवर हो सके हमारा। नेक्स्ट है मेंटेनिंग प्रॉपर कैश फ्लो। ठीक है, हम सब जानते हैं कैश क्या है, एक लाइफ ब्लड ऑफ अ फर्म। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी की वजह से हमारा पूरा फंक्शनिंग होता है, वैसे ही फाइनेंस क्या है, एक उसको बोलते हैं हम ब्लड ऑफ एनी फर्म। तो जो कि सही तरीके से सर्कुलेट होगा तो सारे वर्क क्या होंगे, उस कंपनी के सही तरीके से चलेंगे। मैनेज योर फाइनेंस वेल सो दैट you always have enough cash on hand to pay your bills on time and take advantage of saving opportunities like cash discount and bulk purchase। ठीक है, यदि आपका कैश मेंटेनेंस सही रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे, आप सही तरीके से सही टाइम पे अपने जो भी बिल्स हैं, जो भी बिल्स आपके ड्यू रहेंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उसको सही टाइम पे आप पे कर पाएंगे। और दूसरा, आपके पास प्रॉपर कैश मेंटेनेंस हो रहा है तो आप जो कैश डिस्काउंट जो ले सकते हैं, आप जहां से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो कैश डिस्काउंट अवेल करा सकते हैं, बल्क परचेज कर सकते हैं। बल्क परचेज मतलब यदि हम ज्यादा परचेज करते तो हमें चीजें कम रेट में मिलती हैं, तो आपके पास अच्छा कैश फ्लो रहेगा तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमारा कैश मेंटेनेंस हमको क्यों करना चाहिए। कैश मेंटेनेंस हमें इसलिए करना चाहिए कि यदि हमारे पास कैश एक्सेस में है, ठीक है, आपके कंपनी में आपको रिक्वायर्ड है, सपोज आपको हर दिन 5,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, आप 10,000 रुपए अपने कंपनी में रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो क्या है, आपके लिए वेस्ट है। उसमें आपके बहुत सारे रिस्क है। पहला तो आपका लॉस क्या हो रहा है, इंटरेस्ट लॉस हो रहा है। यदि आप उसको बैंक में जमा करा दें तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, वहां से आपको एक प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा, वो कैश को मेंटेन करने के लिए आपको उसके प्रोटेक्शन, उसकी सेफ्टी के लिए आपको रहना पड़ेगा, या किसी कैशियर को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका चोरी होने का डर है। ठीक है, इसलिए हमको करेक्ट एस्टिमेशन लगाना चाहिए। मतलब एक फाइनेंस मैनेजर को किसी फर्म में एक अच्छा एस्टिमेशन लगाना चाहिए कि अच्छा कैश को मेंटेन करना चाहिए कि हमारे पास एक्सेस कैश भी ना पड़ा रहे, और दूसरा हमारे पास शॉर्टेज भी ना हो। जैसे सपोज आप काम कर रहे हैं, आपको 5,000 की रिक्वायरमेंट है, आप 4,000 बस रखे हैं, तो क्या होगा, आपको 5,000 की रिक्वायरमेंट थी तो आपने 4,000 ही बस था, तो आपके पास पूरा रॉ मटेरियल नहीं ला पाए आप, तो आपका क्या होगा, जो आप काम कर रहे थे वो काम रुक जाएगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कैश फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आता है, जैसे मैंने बताया कि एक ब्लड, जो फाइनेंस है वो क्या है, ब्लड है किसी भी किसी भी फर्म में। क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे कि एचआर मैनेजमेंट आता है, R&D डिपार्टमेंट आता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आता है। तो ये सारे चीजों, इनको क्या चाहिए, इनको फंक्शनिंग करने के लिए क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो इनका हर एक डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर मेंटेन करना, ठीक है, प्रॉपर बजटिंग करना, प्रॉपर टाइम पे पैसे अवेल कराना, ठीक है, ये सारी चीजें आती है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंस इन अ फर्म में। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि सही तरीके से सारे डिपार्टमेंट से अच्छे से कोऑर्डिनेट करें और उनको टाइमली फाइनेंस अवेलेबल कराएं। Our next topic is scope of financial
मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर कहाँ कहाँ पे कार्य करता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है जो उसे करनी होती है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर हैं आप। आपका मेन गोल क्या है, आप अपने दिमाग में ये हमेशा रखेंगे, क्या रखेंगे कि आपको जो भी एक्सपेंसेस है उनको कम से कम रखना है और प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, आपका मेन गोल आपके माइंड पे हमेशा क्या रहेगा, मिनिमाइजेस द एक्सपेंसेस एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग प्रॉपर कैश प्लानिंग। ठीक है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को करते हुए आप क्या करेंगे, अपने कंपनी में जो भी फाइनेंस है, ठीक है, उसको सही तरीके से ऑप्टिमम तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे। इसमें आपका पहला कार्य क्या होगा फाइनेंशियल मैनेजर का, तभी फिर से एक्टिव हो जाइए। फाइनेंशियल मैनेजर है कि जो भी कंपनी आपने चूज की है उसके आपको काम दिया गया, पहला काम दिया गया आपको एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब आप एज्यूम करेंगे, ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स कि आपकी कंपनी में कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है, कितनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि हर साल क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे बजट आता है इंडिया का, तो उसमें क्या करते हैं, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करती है, एस्टिमेट लगाती है कि हमारा नेक्स्ट ईयर हमारा इतना एक्सपेंस होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना रेवेन्यू होगा, इस जगह से होगा। वही सेम चीज आप अपने क्या करते हैं, फर्म में करते हैं कि आपके कंपनी में इन फ्यूचर कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है, इसको क्या करेंगे आप, एस्टिमेट लगाएंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास फाइनेंस ज्यादा अवेलेबल होना भी प्रॉब्लम है, कम अवेलेबल होना भी प्रॉब्लम है, तो आपके पास अच्छा साउंड डिसीजन होना चाहिए, आपके पास सही टूल्स एंड टेक्निक्स होना चाहिए। ठीक है, कि जिससे आप सही तरीके से एस्टिमेट लगा सकें कि आपके कंपनी में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी इन फ्यूचर। ठीक है, इसके लिए हम बजटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स देखेंगे कि हम किस तरीके से हम इसमें एस्टिमेशन लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्कोप इज डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। In order to obtain money, a company must choose its capital structure, which is the mix and the percentage of various securities utilized. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो भी आपके कंपनी का टोटल फंड है, टोटल कैपिटल है, वो कहाँ कहाँ से आया है। ठीक है, हम कंपनी का नहीं सोच के हम एक इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं। सपोज मैंने एक किराने की शॉप खोली अपने अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मैं किराने की शॉप खोली तो मैंने कुछ पैसे अपने लगाए, कुछ अपने फ्रेंड से बोरो करके लगाया, कुछ लोन लेके लगाया। तो ये क्या कहलाया, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर, कि मैंने कहाँ कहाँ से पैसे लिए हैं। सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना 50,000 रुपए से, तो मेरा 50,000 रुपए क्या है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा मेरा, मैंने 10,000 अपना लगाया था, 5,000 अपने फ्रेंड से लिया था, 5,000 अपने बैंक से लिया, कुछ रिलेटिव से लिया। तो ये मेरा क्या कहलाया, कैपिटल स्ट्रक्चर। वैसे ही कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कहाँ कहाँ कितने किन किन सोर्सेस से कंपनी का कैपिटल अरेंज हुआ है। जैसे कि कंपनी में कहाँ कहाँ से हो सकता है, स्टॉक के थ्रू हो सकता है, शेयर्स के थ्रू हो सकता है, बॉन्ड्स के थ्रू हो सकता है, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स के थ्रू हो सकता है, गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड्स के थ्रू हो सकता है। तो बहुत सारे हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिससे हम मिला के अपनी कंपनी का एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि हर एक कैपिटल को पैसे लेने को, हर एक जगह से हमको पैसे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ उनके देना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट, हमको कुछ पे करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉस्ट कुछ देनी पड़ेगी। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, जिसमें हमारी कम से कम कॉस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा हमको पैसे अरेंज हो सके। ठीक है, क्लियर है सभी को कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज सिंपली अ मिक्स ऑफ डिफरेंट डेब्ट एंड इक्विटी। ठीक है, जिसमें कि हम ट्राई करते हैं कि हमारा कॉस्ट और रिस्क मिनिमम हो। ठीक है, और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस अवेलेबल हो पाए।
नेक्स्ट है सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हमारा थर्ड स्कोप क्या है, सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कि जो मैंने डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में अभी बात किया, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, हमारे कंपनी के नीड के हिसाब से, हमारी कंपनी की कैपेबिलिटी के हिसाब से कि हम कितना कॉस्ट पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि किन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से हमें पैसे अरेंज करना है। जैसे मैंने बताया, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे सपोज 10 सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके पास, और उससे उससे क्या है एस्टिमेटेड, आपको पता है कि उससे में डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है, तो उसके हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप, जैसे 10 अवेलेबल हैं तो आपका रिक्वायरमेंट सपोज 2 में पूरा हो जा रहा है, तो आप 2 सिलेक्ट करेंगे, 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस को, और वहां से जो उसकी फॉर्मेलिटीज होगी उनकी फॉर्मेलिटीज करके उनका जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके आप वहां से फाइनेंस लेंगे। ठीक है, और सिलेक्टिंग ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको जो आप चूज कर रहे हैं उसके लिए आपके पास उतनी फॉर्मेलिटीज होगी। जैसे मैंने बताया कि आजकल गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट फंड दे रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन फॉरेन के लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपके पास अच्छा आइडिया, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपके पास वो फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट है, या आप उस क्राइटेरिया में आना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट कुछ क्राइटेरिया फिक्स की कि वो इन लोगों को देगी, तो उस क्राइटेरिया के अंदर आना चाहिए। तो ये वाली सारी चीजों को हम क्या करते हैं, सिलेक्टिंग ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस में ये सारी चीजों को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज वेल एज अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट पैटर्न। देखिए, आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपके पास पैसे आ गए। अब किस तरीके से आपको किन जगहों पे कितना कितने पैसे इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपका क्या होगा कि आप ज्यादा कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या ज्यादा आप डे टू डे एक्सपेंसेस में, या आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये आप क्या देखिए। जैसे सपोज सबका ये अलग अलग माइंडसेट होता है, सब सब हमारा क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक क्या है, एक आर्ट ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ अचीविंग आर ऑब्जेक्टिव, ठीक, विद द हेल्प ऑफ आर सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट साथ मिलके हम अपने जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करते हैं। ये क्या आर्ट है, सारे मैनेजर्स का अपना 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 तरीका होता है किसी भी चीज को मैनेज करने का। मोटिव आप लोग के पास सेम है, सारे जितने भी आप फाइनेंस मैनेजर हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, आपका मोटिव क्या है कि आप एक्सपेंसेस को कम से कम रखें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, बट आप सभी लोगों का काम करने का तरीका अलग होगा। कुछ लोग चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे मशीन और ये सारी चीजें में लगाएं, कुछ लोग चाहेंगे कि हम मशीन को किराए से ले लें और अपना जो भी हमारा रॉ मटेरियल उसको खरीदे, अपना प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएं, प्रोडक्शन में जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उस पे ज्यादा लगाएं, रॉ मटेरियल पे पैसे ज्यादा लगाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, कुछ लोग फैक्ट्री को खरीदना पसंद करेंगे, कुछ लोग रेंटल में लेना पसंद करेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिसाइड करना। तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजर रहेगा, अपने तरीके से, अपने नॉलेज से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से, वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न उसे फॉलो करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। ठीक है, कैश मैनेजमेंट का मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही बताया था कि हमारे पास एक अच्छा फ्लो मेंटेन करना चाहिए। फ्लो मींस बोथ इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, यदि हम अच्छे तरीके से, हमारा इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश सही रहेगा, तो हम कम से कम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में हम अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीजों को फाइनेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट क्रेडिट एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं।
लाइक ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस में होता है कि हम एक पॉइंट निकालते हैं जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है। कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं, कॉस्ट एंड इंटरनल ऑडिट होता है, बजट कंट्रोल होता है। तो ये सारी टेक्निक्स है जिसको यूज करके हम फाइनेंशियल कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं अपने कंपनी में। ये जो सारी टेक्निक्स मैंने बताई वो आगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सभी को क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, ये आपका बेस है और इसी बेस पे हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, that is financial decision. Financial decision is the most and the things which definitely come in your exam. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो फाइनेंशियल डिसीजन है, इसमें से क्वेश्चंस मैंडेटरी आते ही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज आपका जो भी आप कंपनी में काम करेंगे उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइनेंशियल डिसीजन थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। ना, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स चूजिंग द राइट मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है। ठीक है, अब उन सोर्सेज का एक राइट मिक्स डिसाइड करना वो कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। These choices entail setting on the right proportion of stock and debt financing to keep the business running and expand as needed. ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, एक राइट प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं कि हमारा कॉस्ट भी ज्यादा ना हो, रिस्क भी कम रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना डेप्ट इक्विटी मिक्स डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ फंड, जो हमारा ओवरऑल शेयर होल्डर्स वैल्यू होता है उसको हम क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू इन्वेस्ट अ कंपनीज कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट वेट अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, जब हम डिसाइड करते हैं कैपिटल डिसीजन जब हमारा होता है कंपनी में, तो हम ये सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। वो क्राइटेरिया क्या क्या है, पहला है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कि उस जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसमें एसोसिएटेड क्या कॉस्ट है, कितने पैसे हमें उनको देना होगा इन इन एक्सचेंज ऑफ दैट फंड। ठीक है, यदि कोई हमें पैसा दे रहा है तो उसके बदले हमें कितना उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितने पैसे हमें उसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है द रिस्क एसोसिएटेड, रिस्क भी रहता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज है उनसे एसोसिएटेड रिस्क रहता है। जैसे जितना ज्यादा रिस्क होगा वो उतना कम रेट में देगा, और जिसका रिस्क कम रहेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो इसको भी हमें, इस ट्रेड ऑफ को भी हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट द कैश फ्लो कंडीशन, कंपनी की कैश फ्लो कैसी है। जैसे कि जो हमारे छोटे मोटे होते हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स होते हैं, तो हमारा उसमें कैश फ्लो इजी रहता है कि कम प्राइस का रहता है, लोग आए पैसा दिए और खरीद लिए। ठीक है, जो हमारे शॉपिंग गुड्स होते हैं, जो बड़े बड़े गुड्स होते हैं, तो जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो लोग उसको क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं या क्रेडिट में लेते हैं। तो यहाँ हमारा थोड़ा कैश फ्लो थोड़ा गड़बड़ाता है और कैश फ्लो हमारा मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें भी हम इसमें ध्यान रखते हैं। ठीक है, द स्टेटस ऑफ इकोनॉमी एंड द डेट एंड स्टॉक मार्केट। ठीक है, आपका इकोनॉमी क्या चल रहा है, आपके कंपनी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, ये सारी चीजें भी फाइनेंसिंग डिसीजन में अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन है बेसिकली, आपको एक ही चीज, एक लाइन याद रखना है कि हमें इसमें क्या करते हैं, हम एक ऑप्टिमम मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी हम डिसाइड करते हैं, जिससे हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट और रिस्क है वो क्या हो, कम हो। नाउ नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या देखा कि हम कहाँ कहाँ से पैसे को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब हम देख रहे हैं हम कहाँ कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके से होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब जब एक साल से ज्यादा के लिए, ठीक है, जो लंबे समय के लिए जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, तो उसको हम बोलते हैं
लॉन्ग टर्म डिसीजन, और या कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, जब हम पैसे को करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो कि एक साल के अंदर हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, कैश में जो हमारा कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि कहलाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। These decisions pertain to the allocation of financial resources towards different assets, securities and investment opportunities। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे को रिक्वायर्ड एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स सब जान रहे हैं, लैंड बिल्डिंग, ठीक है, मशीन्स, ये सारी चीजें एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये इनमें पैसे लगाते हैं हम। दूसरा सिक्योरिटीज में लगाते हैं कि हमें फ्यूचर में हमें जैसे और आगे अपना एक्सटेंशन करना है बिजनेस, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कंपनीज के पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज आते रहती हैं अपने बिजनेस को, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं या न्यू इनोवेटिव कुछ आइडिया आ गया, तो उसके लिए भी हमें पैसे बचा के रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये सारी चीजों पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। नाउ कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू इनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, तो उससे हमारा क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब आपको आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम किस में पैसे लगा रहे हैं, मशीन्स पे लगा रहे हैं और लैंड एंड बिल्डिंग में लगा रहे हैं, जिससे हमें क्या हो रहा है, हमारा कार्य करने का, ऑपरेट करने के चीजों के चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है, इनहेंस हो रही है। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अब क्या क्या चीजें हो सकती है, दिस इंक्लूड्स डिसीजन ऑन एस्टैब्लिशिंग न्यू यूनिट। आपने एक नया यूनिट बना लिया, ठीक है, जैसे सपोज आपके कंपनी में चार चीज आप बना रहे थे, एक और पांचवी चीज और आपने बनाने लगी। दूसरा परचेजिंग और रिप्लेसिंग मशीन। ठीक है, दूसरा क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग में, दूसरा हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे, एक नई मशीन आई है, किसी प्रोडक्ट बनाने की नई मशीन खरीद लिए, ठीक है, या हमारी जो ओल्ड मशीन है जो आउटडेटेड हो गई है उसको रिप्लेस कर लिए, तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पैसे लगा रहे हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, उसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें पैसे लगा रहे हैं, तो उसे भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फोकसेस ऑन मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन। जो भी हमारा हर दिन का जो ऑपरेशन में जो भी पैसे लगते हैं उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डे टू डे ऑपरेशन एंश्योरिंग सफिशिएंट लिक्विडिटी फॉर द कंपनीज एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने पास, जैसे मैंने कैश फ्लो को बताया कि हमारे पास एक प्रॉपर वो फंड होना चाहिए कि हम जो भी हमारा डे टू डे ऑपरेशन में अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है, जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे रिक्वायर्ड हैं उसको हम तुरंत उसको पे कर सकें, उसको तुरंत हम खरीद सके रॉ मटेरियल्स को। तो जब हम ये इन चीजों पे पैसे लगाते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या चीजें आती है, रिसीवेबल्स आते हैं, पेबल्स आते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब स्टॉक मेंटेन करना। ठीक है, क्लियर हुआ? एक समरी के काइंड ऑफ मैं आपको बता दे रही हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब होता है जब आप पैसे लगाते हैं बड़े बड़े मशीन्स पे, ठीक है, जब न्यू यूनिट एस्टेब्लिश करने में, ठीक है, नई मशीन खरीदने में, रिसर्च डेवलपमेंट में जब आप पैसे लगाते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड जब हम डे टू डे एक्टिविटीज में पैसे लगाते हैं, जैसे कि रिसीवेबल्स में, पेबल्स में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तो उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन। Dividend decision means deciding the optimum ratio between the retained earning and the dividend। ठीक है, फिर आप आ जाइए अपने फाइनेंस मैनेजर वाले रोल पे। ठीक है, आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, आपने बहुत अच्छे से काम किया, आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाई, आपकी कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज हो गया, वेल्थ इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब आपका डिसीजन लेना है, आपके पास प्रॉफिट आया, सपोज इस साल कंपनी ने 50 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट किया। सारे आप लोग जितने भी फाइनेंस मैनेजर है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 67 स्टूडेंट्स है, 67 स्टूडेंट्स ने
67 मतलब 67 हमारे पास फाइनेंस मैनेजर हैं, सबकी कंपनी में 50-50 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और 50-50 लाख रुपए आपकी कंपनी जनरेट की। अब आपको डिसाइड करना है वो 50 लाख रुपए प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रियल ओनर है जो पैसे लगाए हैं आपकी कंपनी में उनको पैसे देना है। ठीक है, तो आपको अब डिसाइड करना है कि वो 50 लाख में कितना पैसा आप अपने कंपनी में रखेंगे और कितना पैसा आप शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पैसे दे देंगे जो आपके कंपनी में पैसे लगाए हैं। क्यों आप रखेंगे कंपनी में? क्योंकि आपको फ्यूचर में क्या करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, एक नई मशीन लेनी है, ठीक है, या एक कोई नया प्रोजेक्ट लेना है आप लोगों को, तो उसके लिए उसको वो कहलाता है रिटेन अर्निंग। जब हम कंपनी में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ पार्ट जब हम अपने कंपनी में रखते हैं उसको हम फाइनेंशियल टर्म में रिटेन अर्निंग बोलते हैं। और जो पार्ट हमारा प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स को देते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स को हम क्यों दे रहे हैं, उनने पैसे लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्योंकि इन रिटर्न हम उनको डिविडेंड दें। ठीक है, जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ उसका डिविडेंड दे। तो अब आप लोग को डिसाइड करना है कि कितना परसेंट आप प्रॉफिट का अपने कंपनी में रखेंगे फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और कितना परसेंट प्रॉफिट का आप डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को देंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा कि यदि आपके पास फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पैसे की आपको देखें, ये जो रिटेन अर्निंग है इसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मांगेगा, कोई कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है, ये रिटेन अर्निंग को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी में आप उससे खरीद सकते हैं। तो आपके पास यदि अच्छा फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, कहीं आपके पास नया प्रोजेक्ट आने वाला है या नया प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं, उसके लिए पैसे रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे रिटेन करेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस रेशो को डिसाइड करने के लिए भी बहुत सारे हमारे पास क्या है, थ्योरीज हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कितना परसेंट हमको रिटेन करना है, कितना परसेंट हमको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर से। जैसे मैं अभी आपसे पूछूंगी कि आप कितना परसेंट करेंगे रिटेन अर्निंग और कितना डिविडेंड देंगे, तो आप क्या करेंगे, आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाया गया, थ्योरीज बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि किस कंडीशनों में हमें कितना रिटेन करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमको डिविडेंड देना चाहिए ना। एक higher dividend payout can make the company's stock more attractive, increase market price and enhance overall market value। यदि आप ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में जो लर्नर्स डील करते होंगे उन्हें समझ में आएगा कि जब हम देखते, हम कब इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के शेयर्स, कब खरीदते हैं, जब हम देखते हैं कि वो कितना डिविडेंड दे रहा है, कितना मार्केट शेयर है। ठीक है, यदि वो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, मतलब वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो इससे क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर क्या होती है, इंक्रीज होती है। मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर विल इनहेंस। However, retained profit as retained earning ensures funds are available for future growth and investment opportunities। ठीक है, दूसरा ऑन द अदर हैंड जो हमारा रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग यदि हम अपना दिखा रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे हैं, कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो क्या कर सके, फ्यूचर में अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसमें पैसे लगाने के लिए उनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, उनको कहीं बाहर जाके किसी के सामने पैसे लेने की जरूरत नहीं है, किसी से पैसे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये भी क्या है, एक अच्छा हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल मैनेजर्स मस्ट केयरफुली कंसीडर फैक्टर्स सच एज अर्निंग स्टेबिलिटी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कैश फ्लो स्टेटस, डिविडेंड, टैक्सेस एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप सब फाइनेंशियल मैनेजर को डिविडेंड डिसीजन लेने के पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कि आपकी कंपनी की अर्निंग स्टेबिलिटी कैसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपकी कंपनी 50 लाख कमा रही है, नेक्स्ट ईयर इतना लॉस हो गया कि आप 3 लाख ही कमा पा रहे हैं, तो आपकी एक अर्निंग स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास फ्यूचर में बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप क्या होगा, आउटडेटेड होंगे। जैसे टाइपराइटर्स, टाइपराइटर्स थे, ठीक है, अच्छी अर्निंग चल रही थी, सब चीज अच्छा हो रहा था, फिर कंप्यूटर आ गए तो उसका क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो गई। तो आपके पास अच्छा एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल डिविडेंड डिसीजन